29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन है, 29 का ए है और 29 का बी है। इसमें दोनों में से कोई एक करना होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे होशियार बच्चे होते हैं, दोनों करके आ जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई एक करना होता है, इनमें से और करके क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला कि वाई डू वी कॉल टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म को हम लोग एज अ ट्रेड यानी व्यापार के रूप में टूरिज्म को कैसे देखते हैं। टूरिज्म तो आपको पता है कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टूरिज्म का मतलब होता है कि घूमने फिरने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ, कुछ लोगों के लिए रोजगार का भी साधन होता है। जैसे वहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो या क्या ट्रांसपोर्टेशन में जो आपके कॉस्ट जो आपके खर्चे होंगे, ठीक है, तो उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे जो कुछ लोग सामान वगैरह बेचते हैं उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेगा। जो आपके टूरिस्ट गाइड्स होते हैं उन लोगों को आपको ट्रेड या फिर उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। तो वही बोल रहा है। और क्या, अगर मान लो कोई विदेश से आपके क्या आते हैं, टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, तो उससे भी हमारे इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलता है। तो आपका जो आंसर है क्या क्या मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि देयर आर सेवरल रीजन्स वाई टूरिज्म इज कंसीडर्ड एज अ ट्रेड। सम ऑफ देम आर, फर्स्ट क्या है कि फॉरेनर टूरिस्ट अराइव इन कंट्री कंट्रीब्यूटेड थाउजेंड ऑफ करोड़ द फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जो आपका विदेश का जो या फिर फॉरेन जो करेंसी हमारे यहाँ अवेलेबल है उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। तो आपके जो फॉरेन के टूरिस्ट आएंगे वो हमारे कंट्री में क्या लेके आएंगे, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ फॉरेन एक्सचेंज में कंट्रीब्यूट करेंगे। नाउ जो सेकंड है बोला कि मोर देन द 15 मिलियंस आर डायरेक्टली इंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री एंड हैज बिकेम वन ऑफ द लीडिंग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। बहुत सारे 15 मिलियन से ज़्यादा लोग क्या है टूरिज्म इंडस्ट्री में आज वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे जो टूरिस्ट गाइड वगैरह होते हैं या फिर जो आपके वहाँ पे सामान बेचने वाले लोग होते हैं, यह सब उनमें काम कर रहे थे। यह क्या रहा है कि मेजोरिटी ऑफ सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। और थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वह क्या बोल रहा है कि टूरिज्म प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एज फॉरेन टूरिस्ट लाइक दीज काइंड्स ऑफ एंटिक प्रोडक्ट। बोला कि अगर मान लो कहीं हम घूमने जाते हैं तो वहाँ के जो भी आपके यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसको क्या मिलता है, उसको बढ़ावा मिलता है। अगर मान लो कोई फॉरेन ट्रेडर टूरिस्ट वहाँ पे आए तो उन लोगों क्या होगा कि ऐसे ऐसे एंटिक आइटम्स को वो लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, वहाँ का कल्चर, वहाँ के जो आपके लोकल आर्ट्स हैं, इनमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बढ़ावा देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ जो हमारा 29 का बी नंबर क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए जो आपका इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी में आपका तीन इकोनॉमी के आपके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। यह तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। प्राइमरी में अगर मान लीजिए प्राइमरी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आते हैं, जैसे सपोज करिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वह क्या बनाती है, वह क्लोथ बनाती है। क्लोथ बनाती है तो फैक्ट्री को क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। तो कॉटन कहाँ से आएगा, तो हमारा जो फैक्ट्री है क्लोथ का, यह हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। लेकिन यह जो क्लोथ बनाने के लिए जो कॉटन चाहिए वह कॉटन हमारा प्राइमरी सेक्टर से आता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी पे डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल को बेचने के लिए। सेकेंडरी जो है प्राइमरी पे डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मान लीजिए जो कॉटन है वह कॉटन जो आपका इंडस्ट्री है वहाँ पे तो अपने आप नहीं चला जाएगा, उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन हमारा टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन दोनों में भी इम्पोर्टेंट है। जो क्लॉथ बना फैक्ट्री में, क्लॉथ को अगर मान लीजिए मार्केट में बेचना है वहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक एग्जांपल, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन हमारा पूरे मतलब क्या बोलते हैं, हर एक इकोनॉमी का एक मतलब क्या उसको बोल सकते हैं कि सबसे ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया हूँ क्वेश्चन को, आंसर कैसे लिखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंशन होगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री एंड इट प्रोमोट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होते हैं उसको प्रोमोट करता है। ये जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी हमारे यहाँ होगा उतना ज़्यादा सामान इधर से उधर चलेगा, बिकेगा, ठीक है। उतना ही हमारा क्या होगा, ट्रेड इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही बढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है पहले आजकल यह ट्रांसपोर्टेशन अगर जितना ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ईजी होगा उतना ही हमारा ट्रेड बढ़ेगा। पहले क्या होता था, पहले हम लोग देखते थे कि ऑनलाइन कोई सामान मंगाना होता था, आने में टाइम लगता था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के इंक्रीजमेंट के चलते क्या हुआ, उनमें ज़्यादा पेस उसका जो है बढ़ गया, ठीक है। आजकल सामान बहुत जल्दी हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इससे क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा सामान ऑनलाइन भी खरीदते हैं। और भी कोई भी सामान कहीं से जाना होता है, ट्रांसपोर्टेशन का यूज जरूर ही उसमें होता है, ठीक है।
नाउ थर्ड पॉइंट क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हेल्प द इकोनॉमिक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड मोबिलिटी ऑफ द स्किल्ड वर्कर। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होने का ये कारण क्या है आपका, जो आपके हम लोग नेचुरल रिसोर्स हैं उसका हम लोग बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं, और हमारे जो स्किल्ड वर्कर हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करके भी जाते हैं इसी के थ्रू, ठीक है। नाउ अब जो हम पढ़ करेंगे वो हमारे जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर जो डी है हमारा, उसमें जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आपके बेसिकली 4 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन जो होता है वह 5 मार्क्स का होता है, तो हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 क्वेश्चन के ही 20 मार्क्स आते हैं, हर क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी हिसाब से इसका आंसर कम से कम 5 पॉइंट्स में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट में आंसर लिखेंगे और थोड़ा बड़ा लिखेंगे यहाँ पे ना, जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन होते हैं। 30 में भी ए और बी होंगे, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना होता है। ऐसे ही 31 में भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे ए और बी, तो वहाँ पर भी कोई एक करिएगा। 32 में भी ऐसे होंगे ए बी, और 33 में भी ए और बी दोनों होंगे, ठीक है, तो उन दोनों में से कोई एक करना होता है। तो ना हमारा 30 जो नंबर क्वेश्चन है इसमें जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए क्या बोला कि वाई इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसीडर्ड एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। देखिए लेजिटिमेट का जो हिंदी होता है ना, वह हिंदी होता है वैध। आप लोग हिंदी में कहीं सुने होंगे वैध। वैध का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई चीज़ जो आपके रूल्स रेगुलेशंस या फिर जो आपके लॉज बनाए गए हैं उनके थ्रू बना है। यानी जो हमारा रूल रेगुलेशन है, हमारा जो सिस्टम बनाया गया उस सिस्टम को फॉलो करते हुए बना है, उसको हम लोग लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वह लेजिटिमेट है, ठीक है। कैसे, तो यहाँ जो बोला कि जब फर्स्ट आपका जो पॉइंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कॉल्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज इट इज द पीपल्स गवर्नमेंट एज द पीपल हैव चूजन देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पे आपका जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है क्या होता है, लोगों के द्वारा चुना गया होता है, किसके थ्रू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, तो आपका जो भी वोटिंग का राइट मिला है, जो आपके एडल्ट लोग हैं, ठीक है, सबको वोटिंग का राइट, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सेकंड जो पॉइंट हमारा है, इट मे स्लो, लेस इफिशिएंट एंड नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव एंड क्लीन बट इज द पीपल्स गवर्नमेंट एंड वर्क टुवर्ड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स एंड लिबर्टी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपका भले ही वह गवर्नमेंट जो होता है नॉट एफिशिएंट नहीं होता है, उतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, क्लीन नहीं होता है, थोड़ी मोड़ी परेशानियां आती हैं यहाँ पे, थोड़ी मोड़ी वहाँ पे दिक्कतें हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन जो बोल रहा है कि यह जो आपका डेमोक्रेसी है लोगों के राइट्स और लिबर्टी को हर सर्कमस्टांस में, हर सिचुएशन में क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है। थर्ड नंबर जो हमारा ऑप्शन है, पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम, डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट सपोर्ट मेक इट मोर लेजिटिमेट। बोल रहा है कि लोग यहाँ पे चाहते हैं, कोई भी लोग है वो क्या चाहेगा कि हम उनके द्वारा रूल किए जाएं जो कि हमारे द्वारा चुना गया हो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो क्या करता है, ये ऐसा एबिलिटी को जनरेट करता है लोगों के अंदर। इन अ डेमोक्रेसी पीपल है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पे डेमोक्रेसी में लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन होता है, और वह क्या करता है, यह क्रेडिबिलिटी देता है एज वेल एज लेजिटिमेसी भी लोगों को प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी। ना 5 नंबर जो हमारा पॉइंट है, देयर इज ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए क्या होता है कि दुनिया के जो हर जगह है वहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी की आइडिया को या डेमोक्रेसी वाले सिस्टम को ओवरवेलम यानी उसका स्वागत किया जाता है। जैसे आपके साउथ एशिया के लोग हैं, उनको बोला कि डेमोक्रेसी को सस्टेनेबल, अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को मतलब लाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। वहाँ पे लोग, हर कंट्री के लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी का स्वागत करते हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ जो हम इसी 30 नंबर जो क्वेश्चन, इसका जो हमारा बी नंबर सेक्शन है उसके हम लोग पढ़ते हैं। यह भी आपका क्वेश्चन क्या है, यह भी आपका डेमोक्रेसी से ही रिलेटेड है। बोला कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है या क्या है, आपके डिक्टेटरशिप से अच्छा है, इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट है डेमोक्रेसी के, उसको हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होता है डेमोक्रेसी में, आपको पता है कि मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि डेमोक्रेसी जो है, इससे यह जो चैप्टर आपका है वह डेमोक्रेसी जो आप मतलब डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाया गया, वह 2-3 चैप्टर में आपको पढ़ाया गया, सिविक्स में भी, ठीक है, आपके हिस्ट्री में भी। तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, अच्छे से इसको हम लोग प्रिपेयर करके जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी से आपके 1-2 से ज़्यादा भी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसी वाले जो आपको क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन आसपास पूछे गए हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड। अभी तो एक पहला आया कि 30 का ए नंबर, 30 का बी नंबर भी आपका गई है डेमोक्रेसी वाला। तो आंसर इसका देखते हैं, डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन। यहाँ पे इक्वलिटी छूट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी होता है वह लोगों के अंदर इक्वलिटी को प्रमोट करता है। यहाँ पे हम लोग इक्वलिटी लिख लेंगे, ठीक है।
इक्वलिटी को प्रमोट करता है। जो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन है क्या करता है, डेमोक्रेसी चेंजेस इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है, क्या करता है, लोगों के डिग्निटी का मतलब क्या होता है, आत्मसम्मान, उनके आत्म मतलब भावना को क्या करता है, वह इनहेंस करता है, बढ़ावा देता है। थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है अब जो हमारा ऑप्शन है जो हमारा स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो हमारा डेमोक्रेसी होता है वह डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी को इन्हेंस करता है। डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी के इन्हेंस करने का मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी आपके डिसीजंस लिए जाते हैं वह किन के द्वारा लिए जाते हैं, वह लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी आपके डिसीजन होंगे वो उसको डिस्कस करके डिलिबरेट करके यहाँ पे लिया जाता है। तो यहाँ पे जो उसका होगा तो उसके क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलता है। फोर्थ जो हमारा स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड फॉर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आपको पता है कोई भी कंट्री है वहाँ पे बहुत सारे सोशल डिफरेंसेज होते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यह भी डेमोक्रेसी क्या करता है, रिजॉल्व करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अलग अलग सेक्शंस के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा ही चुना गया क्या है, गवर्नमेंट है, तो अपने हिसाब से क्या करेंगे, इन सब जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ जो हमारा लास्ट पॉइंट है वह क्या बोला, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम अकेले नहीं करेंगे, डिस्कस करके करेंगे। 4-5 अगर ग्रुप के लोग हैं तो वह क्या करते हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आपस में डिस्कशन करने के बाद कोई भी फैसला लेते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बढ़िया से प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होता है या क्या होता है, या लेजिटिमेट होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि हाउ कैन 31st का जो ए है, हाउ कैन बी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बोला कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के थ्रू जो फ्रेश वाटर में पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो कैसे कम कर सकते हैं, तो पहला हमारा पॉइंट है, क्या बोला कि मिनिमाइज द वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाई री यूजिंग रिसाइकलिंग इन इट्स 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज। क्या करेंगे हम लोग, जो आपके इंडस्ट्रियल वाटर है इनको हम लोग वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले इसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, इसको हम लोग हो सके तो दोबारा यूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टेजेज में यहाँ पे। सेकंड जो बोल रहा है कि हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। क्या बोला है कि हम लोग अगर इंडस्ट्री में जो वाटर का यूज कर रहे हैं उसको हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करके उसको हम लोग यूज कहाँ करें, इंडस्ट्रीज में करें। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन बोला, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इंटर रिवर एंड पॉन्ड। अब क्या करें, जो भी हम रिलीज करते हैं उसको क्या करें, उसको हम लोग ट्रीट करें। ट्रीट का मतलब उसको हम लोग रिफाइन वगैरह करें। ठीक है, तो उसमें जो हॉट वाटर है उसको हम लोग कूल करें। ठीक है, इफ्लुएंट जो उसमें आपकी गंदगी है उसको साफ करके तब हम लोग उसको नदियों में और तालाबों में छोड़ें। ओवर ड्राइंग ऑफ द ग्राउंड वाटर रिजर्व बाय द इंडस्ट्रीज वेयर देयर आर थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑलवेज नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली। बोला कि अगर वह जगह जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे ग्राउंड वाटर की कमी हो या फिर परेशानी हो लोगों को, या फिर खतरा हो कोई, तो वहाँ पे क्या करें कि ज़्यादा पानी ग्राउंड वाटर से निकालने को क्या करें, रिजर्व कर दें, या उसको हम लोग लीगली कानूनी तौर से क्या करें, ऐसा नियम बना दें कि इंडस्ट्री जो है वह ग्राउंड वाटर यूज नहीं कर सकती है, या फिर एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ही यूज कर सकती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इंस्टॉलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एट यूज द इंडस्ट्रियल साइट फॉर रिसाइकलिंग। हम लोग जो इंडस्ट्रियल साइट्स जहाँ पे हैं वहाँ पे क्या करें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग क्या करें, एस्टेब्लिश करें कि ताकि क्या करें, वह दोबारा रीयूज कर सके, रिसाइकल कर सके आपके जो इंडस्ट्री के द्वारा छोड़े गए पानी है। ठीक है, नाउ 31st का जो आपका बी नंबर क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो क्या बोला है कि अगर कोई कंट्री कितना डेवलप कर रही है, कितना उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे मेजर किया जाता है, तो यहाँ आपका इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से मेजर किया जाता है। तो देखिए कोई भी कंट्री है उसका जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वह आपका क्या, वह आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लस आपका प्राइमरी सेक्टर प्लस आपका टर्शियरी सेक्टर तीनों से होता है। ठीक है, लेकिन आपका इंडस्ट्री बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्री के स्ट्रेंथ के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते। तो वहाँ भी आपका यही लिखना है कि इंडस्ट्रीज क्या है, तो उसको डेवलपमेंट में कैसे मतलब सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, आंसर में क्या लिखा हूँ यहाँ पे देखिए, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन द जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यानी क्या,
फॉलोइंग रीजन्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है, एक बैकबोन का काम करता है डेवलपमेंट में। क्या क्या रीजन्स है, पहला जो आपका रीजन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। इट इज रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाई प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या क्या करता है, तो आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको, जो आपका क्या इकोनॉमी का बैकबोन है, ठीक है, इसमें आपके मॉडर्नाइजेशन करता है। जैसे क्या होगा, मान लो कि कोई भी आपका इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, या फिर जो आपके बहुत सारे मशीन्स हैं, वह कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। तो अगर हम लोग नए नए तरीके के मशीन्स, नए नए तरीके के फर्टिलाइजर्स, सीड्स वगैरह अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे एग्रीकल्चर में क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, उससे जो आपके डिपेंडेंट लोग हैं, जो आपके प्राइमरी सेक्टर पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको भी एम्प्लॉयमेंट देगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। वहाँ पे एज अ वर्कर सेकेंडरी सेक्टर में या फिर टर्शियरी सेक्टर में उनको वर्क देंगे। टर्शियरी सेक्टर में कैसे वर्क देगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो आपको पता है कि कोई भी अगर इंडस्ट्री होता है, कोई भी फैक्ट्री होता है, तो फैक्ट्री में बस वर्कर्स ही काम नहीं करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे आपके अकाउंटेंट्स वगैरह भी काम करते हैं, जो कि क्या टर्शियरी सेक्टर के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द रिडक्शन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। हमारे कंट्री से क्या होता है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से क्या होता है कि वहाँ पे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री से दूर करता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, द एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपेंडेड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। इससे क्या होगा, अगर एक्सपोर्ट करेंगे हम, जो मैन्युफैक्चर गुड होंगे, जो सामान होंगे हमारी इंडस्ट्री में बने होंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ेगा, ठीक है। फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वह क्या है कि कंट्रीज डेट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इज इनटू वाइड वेराइटी फिनिश्ड गुड ऑफ अ हायर वैल्यू एंड प्रॉस्पेरस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर कोई कंट्री है वह क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल कहीं और से मंगा के उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है फिनिश्ड गुड में और उसको एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे कंट्री में, तो वह कंट्री क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाएगा और प्रॉस्पेरस होगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसके प्रॉस्पेरिटी में हेल्प करेगा। नाउ सेकेंड लास्ट को जो हमारा पॉइंट है वह क्या बोला, हैंस इंडिया इज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन द इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एट द फास्टर पेस। यानी इंडिया को अगर डेवलपमेंट करना है, प्रॉस्पेरस होना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को अपने ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कराना पड़ेगा, ठीक है। नाउ जो हमारा 32nd नंबर क्वेश्चन है उसका जो ए वाला है, ठीक है। रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी सपोर्ट। यहाँ पे क्या बोला कि अगर हम लोग क्या करेंगे, वुमेन्स को अगर हम लोग या फिर जो वुमेन होते हैं उसको हम लोग इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे, तो यह हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या करेगा, उसका एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है, यानी नेसेसरी पार्ट है, नेसेसरी हिस्सा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करना है, स्टेटमेंट को एग्जाम्पल्स के थ्रू करना है। तो यहाँ पे जो पहला हमारा पॉइंट है, रेस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर वुमेन इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट इन डेमोक्रेसी, दिस असर्शन हैज़ आवर फुल सपोर्ट गिवन दैट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज इज इलीगल अंडर द लॉ। इलीगल, यहाँ पे इलीगल और अंडर एक ही में हो गया, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। डेमोक्रेसी इफिशिएंटली प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग यह हमारा फुल सपोर्ट है, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल कर देते हैं लॉ के अंदर, तो क्या करेगा, डेमोक्रेटिक और डिग्निटी ऑफ वुमेन को बढ़ावा देगा, डेमोक्रेटिक को क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करेगा। सेकंड जो पॉइंट है, सिंस बोथ जेंडर आर इक्वल बिफोर द लॉ, दे आर ट्रीटेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। In the majority of the democratic nation in the world, there are constitutional and legal provisions to guarantee equal treatment for women. क्या बोला है कि दोनों जो आपके जेंडर्स हैं या क्या है, कानून के आगे बराबर हैं। तो बहुत सारे जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है जो क्या करते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और इक्वली ट्रीट करना भी चाहिए। थर्ड जो पॉइंट बोला है, फॉर एग्जाम्पल्स वुमेन्स हैव सेम राइट एज अंडर द मेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अभी क्या करता है, वुमेन और मेन को हर एक मतलब स्पेयर में, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल स्पेयर में क्या करता है, इक्वालिटी, इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। उनके पास क्या है, फ्रीडम और ऑटोनॉमी है डेमोक्रेसी में, ठीक है। और सोशल इल जैसे वायलेंस, टॉर्चर और ह्यूमिलेशन के अगेंस्ट वुमेन के पास भी क्या है, राइट्स है, ठीक है। उनके इनको इरेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं। नाउ जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, क्या बोला,
Respect is encouraged and it facilitate the women access to equal society. Long struggle by women have been created some sensitivity today that respect and equal treatment of the women are necessary ingredient in democracy। का बोला कि रेस्पेक्ट को क्या करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए हमारी सोसाइटी में, ठीक है, उनको और ज़्यादा फैसिलिटी के इक्वलिटी के फैसिलिटी के थ्रू एक्सेसिबल कराना चाहिए, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल किए गए हैं, लेकिन आज हमारे देश में धीरे धीरे चेंजेज आ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है, इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप इट इज़ अनएक्सेप्टेबल वुड नॉट हैव लीगल बेसिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव लीगल एंड मोरल फोर्सेज देयर बट डेमोक्रेसी इट इज़ रिकोगनाइज। बोल रहा है कि आपके जो नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे लीगल प्रिंसिपल आपके वुमेंस के डिग्निटी को और फ्रीडम को बढ़ाने के लिए दिया गया है, लेकिन आपका जो डेमोक्रेसी है इसको इसमें रिकोगनाइज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे वुमेंस को देने चलने चाहिए, क्या क्या आपके नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है, क्या क्या कुछ लॉज लाए गए हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32nd का बी नंबर, डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट टू इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। देखिए यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप आंसर लिखने में बहुत आसान है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का यूज पुराने टाइम पे, जैसे आप लोगों ने राजा महाराजा की कहानी सुनी तो एक वर्ड आता था प्रजा, ठीक है, प्रजा और सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? नागरिक, ठीक है, नागरिक। दोनों में क्या डिफरेंस है? यानी आपका सब्जेक्ट में और आपका सिटीजन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके पास कुछ राइट्स नहीं है, ठीक है, आपका जो किंग, आपका जो मोनार्क बोल रहा है आपको उसको मानना है। सिटीजन के पास कुछ राइट्स होते हैं जो यह क्या करता है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है। यानी सिटीजन क्या कर सकता है? सिटीजन क्वेश्चन कर सकते हैं, सिटीजन आपके इलेक्ट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के पास यह नहीं होता है। डेमोक्रेसी क्या वही बोल रहा है कि डेमोक्रेसी जो होता है वहाँ के जो पीपल हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनको सब्जेक्ट से हटा के उनको सिटीजन बनाता है। इस स्टेटमेंट में क्या करना है? आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या आप लोग कर लेंगे क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो आंसर है इसको मैंने लिख दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़े फास्ट तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो डेमोक्रेसी को क्या करता है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि यह क्या करता है? लोगों को आर्बिट्ररी जो पावर है, ठीक है, जो लॉज हैं, ठीक है, जो आपके क्या है, जो डोमिनेशन है अलग अलग ग्रुप्स के एक दूसरे के ऊपर, उसको हटाने का प्रयास करता है। लोगों को इक्वलिटी, फ्रीडम, ठीक है, राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, यह सब प्रोवाइड करने का काम करता है। उनको क्या पॉलिटिकल स्फेयर में, सोशल स्फेयर में, इकोनॉमिक स्फेयर में इक्वलिटी प्रोवाइड करने का भी काम करता है, ठीक है। यही सब है यहाँ पे हम लोग, यह जो हमारा आंसर है इसको पढ़िएगा और ढंग से लिखिएगा। मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डेमोक्रेसी पे बहुत ही ज़्यादा चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग 3 क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन हमारा है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है? 33 का ए, ठीक है। 33 का ए जो हमारा है वह क्या बोला है? ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, एग्जामिन टेस्टामेंट, ठीक है, एग्जामिन द स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? हम आपको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या? बहुत सारे इंडस्ट्रीज का सेटअप करना, बहुत सारे नए नए मशीन्स का इन्वेंशन करना। ग्लोबलाइजेशन 2 वर्ड से मिलकर बनाया, ठीक है। एक इसमें वर्ड आ रहा है क्या? ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल का मतलब होता है कि आप क्या करें? पूरे वर्ल्ड से अपने आप को कनेक्ट करें, ठीक है, वर्ल्ड से अपने आप को कनेक्ट करें, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी क्या कि कोई अगर कंट्री है, कोई एक कंट्री है, उसने क्या किया? पूरे वर्ल्ड से अपने आप को कनेक्ट कर लिया। किसके थ्रू? तो वह जो आपका मतलब जरिया हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स हो सकता है, ठीक है, आपका ट्रेड हो सकता है, आपका कल्चर हो सकता है। तो उसके थ्रू हमने क्या किया? पूरे वर्ल्ड से जुड़ गए, उसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन जो बोल रहा है यह एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है। मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट का मतलब ये मैंने अभी बताया कि आप क्या कर रहे हैं? ग्लोब से यानी वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं। किसके थ्रू? तो पॉलिटिक्स के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, कल्चर के थ्रू। मान लो कोई मूवी आ गया तो मूवी के थ्रू। तो वह क्या बोला है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब बस ये नहीं होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, ट्रेड के साथ साथ आपका टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है, आपका कल्चर का ट्रांसफ़र होता है, आपके रहन सहन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, आपके लैंग्वेज का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, आपका उसके अलावा मनी का ट्रांसफ़र तो होता ही है। और आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का, पॉलिटिकल स्फीयर का आपका क्या होता है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का ट्रांसफ़र होता है।
तो यह सब चीज़ें हैं, यानी मल्टी डायमेंशनल यानी क्या, ग्लोबलाइजेशन बस किसी एक हम लोग एक उसको सीक्वेंस में या फिर एक हम नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग कंट्री टुगेदर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रिलेशनशिप। पॉलिटिकल रिलेशनशिप के टर्म में क्या करता है, कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ जोड़ता है। व्हेन कंट्रीज हैव ट्रेड डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर दे हेल्प टू इम्प्रूव पॉलिटिकल हार्मनी अमॉन्ग देम। क्या होता है, अगर मान लो कोई कंट्री ए है, अब वह कंट्री क्या है, बी पे डिपेंडेंट है एज अ ट्रेड के लिए, ठीक है, तो यह एक कंट्री क्या चाहेगा, यह एक कंट्री चाहेगा कि बी में पॉलिटिकल हार्मनी भी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी रहे ताकि उसका ट्रेड आसानी से हो सके, ठीक है। आपको पता होगा कि दो कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, आपको पता है, एक यूएसए है, एक आपका चाइना है, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ों को देख के लगता है कि चाइना जो है यूएसए के खिलाफ बहुत सारे काम करता है, ठीक है, पॉलिटिकली या फिर जियो पॉलिटिकली बहुत सारे काम करता है, लेकिन फिर भी यूएसए जो है चाइना पे उतने हार्श एक्शंस नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि यूएसए में जो बहुत सारे जो सामान होते हैं वह चाइना से ही इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट किए जाते हैं, वहाँ पे चाइना से बने हुए सामान यहाँ पे बिकते हैं, और यूएसए जो है उसने चाइना में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। तो वह ट्रेड करने से क्या करेगा, वहाँ के चाहेगा कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो अभी बनी रहे, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या बोला, ग्लोबलाइजेशन हैज काउज्ड अ फ्लड ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल एंड इकोनॉमिक लेवल थ्रू इट्स नेशनल इकोनॉमिक मल्टीप्लाइड विच 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 हैड द इफेक्ट ऑफ द रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बोला कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन ने आपके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेड का, कोई भी गुड का ज़्यादा आपके क्या है सरप्लस है, दूसरे कंट्री में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इससे क्या हुआ, इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करने में फ़ायदा पहुँचा है। बोला कि एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आइडिया इन अदर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या हुआ है, आपका टेक्नोलॉजी का और आइडियाज़ का भी एक्सचेंज हुआ है। पहला आपका क्या है, पहला आपका पॉलिटिकल एक्सचेंज, दूसरा आपका गुड्स का एक्सचेंज, तीसरा आपका टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ का क्या एक्सचेंज, ठीक है। और बोला कि द होमोजेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी इज रिजल्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन विच ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रेड ऑफ गुड्स आइडिया एंड पीपल, इट प्रोमोट कल्चरल एक्सेप्टेंस बिटवीन डाइवर्स कम्युनिटी इन द वे। अब बोला क्या कि आपका होमोजेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक समान हो गए, यानी होमोजीनियस हो गए, यानी आपके हमको जो कम्युनिटी है उनके जो कल्चर्स है उसमें बहुत सारे होमोजेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। आप देखिए ना, आपको हर चीज़ में आपको कल्चर से लेके फूड कल्चर जो हमारा है, हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, यह सब क्या है, यह सब आपके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत बहुत ही ज़्यादा लेवल तक मैच करते हैं। आजकल हम अपने इंडिया में क्या खाते हैं, हम इंडिया में बहुत सारे फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पास्ता खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, ठीक है, यह सब कहाँ से है, यह सब दूसरे दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ है। हमारे लाइफ के एक मतलब क्या मतलब अभिन्न अंग बन चुके हैं। हम बिना, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं कि उनके लाइफ का एक हिस्सा हो गया है चाउमीन बर्गर, ठीक है। और भी हमारे यहाँ से बहुत सारे जो आपके डिशेज हैं वहाँ पे गए हुए होंगे, ठीक है। हम जो कपड़ा पहनते हैं, जिस तरीके के मूवीज़ देखते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, सब क्या है, सब आपके ग्लोबलाइजेशन के ही इफेक्ट है। यह सब ग्लोबलाइजेशन के चलते ही क्या हो पाया है, पॉसिबल हो पाया है। बहुत सारे सामान को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नाउ जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 का बी नंबर, एग्जामिन द स्टेप टेकन बाय द डेवलपिंग कंट्रीज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वह डेमोक्रेटिक कंट्री, डेवलपिंग कंट्री वह क्या क्या स्टेप्स लेती है। यह हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यह जो आपका क्वेश्चन है यह आपकी किताब में हूबहू दिया हुआ है, यह सेक्शन में देखिए, मैं यहाँ पे उसका कटआउट लगाया भी हूँ। देखिए इसको पढ़ते हैं, क्या है कि यहाँ पे एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है, उसको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपके मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी कोई विदेश की कंपनी है, उसको अपने यहाँ अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, तो आपको पता होगा कि अगर मान लो आप हैं, ठीक है, आप कोई कहीं है, आपको कहीं पे आपका इंडस्ट्री सेटअप करना है, कहीं पे आपको पैसा लगाना है, तो आप क्या क्या चीज़ों को देखेंगे कि हम वह चीज़ों को देखेंगे कि वहाँ पे अगर मान लो हमको इंडस्ट्री लगाना है तो इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्री के लिए जो चीज़ें चाहिए, यानी हमको लेबर, रॉ मटेरियल, ठीक है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो मार्केट है, यह सब क्या हो, यह सब इजीली अवेलेबल हो। जो लेबर लॉज हैं, यानी जो उनको हमको वेजेस देना पड़े,
वह आपका क्या हो, फ्लेक्सिबल हो। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स ले उठाती है गवर्नमेंट। क्या करती है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बनाती है जिसको हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं। वहाँ पे आपके जो भी आपके वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज का, ठीक है, रेसिडेंशियल तरीके जो भी आपके एजुकेशनल फैसिलिटी वह सब क्या होंगे, इजिली अवेलेबल होंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी लाती है आपके लेबर लॉज में, ठीक है, यानी वहाँ पे जो लेबर्स वगैरह हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हायर कर सके कंपनी, ठीक है, उनसे ज़्यादा काम ले सके। इसके लिए जो आपके लेबर लॉज है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी उनमें थोड़ा थोड़ा मोड़ा बदलाव, ठीक है, करने का कोशिश गवर्नमेंट करती है फॉरेन एक्सचेंज को इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो यही सब हुआ कि हम लोग देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपना प्रॉफिट जहाँ पे देखेगा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहाँ पे लेबर लॉज आपके क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, जहाँ पे आपके वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स वगैरह क्या हो, इजिली अवेलेबल हो, मार्केट इजिली अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, वहाँ पे क्या करेंगे, अपना इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ना हम लोग आते हैं फिर से अपने पीडीएफ की तरफ जो हमारा है। अब सेक्शन नंबर ई की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब सेक्शन नंबर जो आपका बी, सी और डी है उसको मैंने दूसरे तरीके से डिस्कस किया था। आपका पीपीटी जो था वह दूसरा था ना। हमारा जो क्वेश्चन है जो सेक्शन नंबर ई, हम लोग फिर से लौटते हैं उसके अपने पीडीएफ की तरफ, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था, यहाँ पे आपको पता किया जो आपके होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आपके हर जो क्वेश्चन होते हैं 3 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 12 नंबर के, ठीक है। और यहाँ पे जो ऐसे आपके इंग्लिश में आते हैं पैसेज वगैरह वहाँ पे दिए रहेंगे और 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या आएंगे, हर एक क्वेश्चन जो होगा 1-1 मार्क्स के, फिर आपके 2 मार्क्स के। और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग क्या कि जो क्वेश्चन है वह कितने मार्क्स के हैं उसी हिसाब से हम लोग आंसर्स लिखने का कोशिश करेंगे। जो हमारा आपका केस बेस्ड क्वेश्चन का पहला जो हमारा 34 नंबर है, क्या बोल रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो पहले देखिए, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो हम लोग वर्ड को तोड़ते हैं। वर्ड में क्या है आपका, पहला है डी, फिर है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, और एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे सेंटर, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, सारे चीज़ों को एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया है, यानी एक जगह हमने इकट्ठा कर दिया है। पावर अगर मान लीजिए क्या एक आदमी के हाथ में इकट्ठा हो जाए तो बोलेंगे हम लोग क्या, एक जगह इकट्ठा हो जाए पावर, तो हम लोग बोलेंगे पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें हम लोग बहुत सारे जगहों पे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो पढ़ते हैं क्या बोला है कि द न्यू सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। There are now about 36 lakh elected representatives in panchayats and municipalities all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. बोल रहा है क्या कि आपका जो नया सिस्टम था लोकल गवर्नमेंट का, यानी जो आपके पंचायती राज सिस्टम लाए गए हैं आपके कंट्री में, ठीक है, वह क्या था, किसी भी वर्ल्ड में किसी भी डेमोक्रेसी में जो किया गया एक्सपेरिमेंट है उसमें जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। आज इंडिया में क्या है, 36 लाख से ज़्यादा आपके रिप्रेजेंटेटिव यानी 36 लाख से ज़्यादा आपके क्या है जो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के हैं। यह इतना बड़ा नंबर है क्या कि बहुत सारे जो कंट्री हैं वहाँ के जो पॉपुलेशन के बराबर हैं, यानी जितना उनकी पॉपुलेशन होगी उतना हमारे यहाँ नेता लोग हैं, ठीक है। और यह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है। इसके अलावा जो आपके युवा नेता उनकी संख्या तो करोड़ों में है, ठीक है। दिस नंबर इज बिगर। और उसके अलावा बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था आपके लोकल गवर्नमेंट का, इसने क्या किया, इसने आपके डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत करने का और ज़्यादा गहरा करने का क्या किया, कोशिश किया, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन द डेमोक्रेसी। आपको पता है कि जो आपके पंचायती गवर्नमेंट है वहाँ पे 1/3 जो सीट है वो वुमेंस के लिए रिजर्व है। इसके चलते क्या हुआ, आपके वुमेंस के वॉइस भी आपके डेमोक्रेसी में वुमेंस के वॉइस के भी इंक्रीजमेंट देखने को मिला। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज, लेकिन साथ साथ बहुत सारे डिफिकल्टीज भी हैं। वाइल पंचायत आर हेल्ड रेगुलरली वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली इन पंचायत एंड पीपल पार्टिसिपेट इंथुसियास्टिकली इट, बट मीटिंग ऑफ ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। देखिए आपको देखने को मिलता है कि चुनाव हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, लोग बढ़ चढ़ के एकदम उत्साह के साथ वहाँ पे हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो आपके ग्राम सभा के जो मीटिंग्स है वो रेगुलरली वहाँ पे हेल्ड नहीं होते हैं। लोग वहाँ पे काम देखने को ग्राम पंचायत के थ्रू हमको उतना देखने को नहीं मिलता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि वाई इज इंडिया डिसेंट्रलाइज्ड द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द कंट्री, यानी सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है कंट्री का, वह क्यों माना जाता है जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि यहाँ पे जो है इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं
वह क्या है, वह बहुत ज़्यादा लेवल पे है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा लेवल पूरे इंडिया के लेवल पे यहाँ पे पंचायत है, पंचायत का जो नंबर है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट माना जाता है आपका क्या, डिसेंट्रलाइजेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं हम लोग, लेकिन जो सबसे बड़े लेवल पे जो डिसेंट्रलाइजेशन होगा क्या, पंचायत के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पंचायत, नंबर ऑफ पीपल का जो इंगेजमेंट था वह बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर में था, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एनालाइज हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डिपेंड द डेमोक्रेसी। यहाँ बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था जिसने लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म किया, इसने डेमोक्रेसी को कैसे कर दिया। यहाँ पे क्या, तो इसने क्या किया, वुमेंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया, एक रीजन इसका क्या है, वुमेंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया, उनके वॉइसेज को बढ़ाया, ठीक है। और जो लोकल लेवल पे आपके जो गवर्नमेंट लोकल लेवल पे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके भी पार्टिसिपेशन को यहाँ पे इंक्रीजमेंट किया, ठीक है। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोला, एक्सप्लेन एनी 2 स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। क्या क्या आपके स्टेप्स लिए गए हैं, तो यहाँ पे तो आपका इसी में है, जो आपका पहला स्टेप लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन के बाद क्या, तो आपका जो पहला स्टेप तो इसी से हो जाएगा कि यहाँ पे पंचायती राज का सेटअप किया गया, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या हो रहा है कि वहाँ पे शुरू में ही आपके क्या, तो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट, क्या आपको पता था कि ऊपर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट, या शुरुआत से ही यानी जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से, लेकिन आपका क्या, तो 1991 और 1992 के आसपास क्या आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को यानी क्या, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपका पंचायत वाला गवर्नमेंट को यहाँ पे लिख देना, ठीक है। कि इंडिया में आपके क्या, इंडिया में पहला जो स्टेप लिया गया कि आपके 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है। लास्ट में आपका पंचायत राज सिस्टम बनाया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अ सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्ट द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया एज the Swadeshi movement gathered momentum. Nationalists mobilized people to boycott foreign cloth. Industrial group organized themselves to protect their collective interest, pressuring the government to increase tariff protection and grant other concessions. From 1906, moreover, the export of Indian arms to China declined since the product produced from the Chinese and Japanese mill flooded in Chinese market. So industrialists in India began shifting from yarn of cloth production. Cotton piece goods production in India doubled in 1900 to and 1912. Yet till the First World War, industrial growth was slow. The war created a dramatically new situation, with British mills busy with war production to meet the need of the army. Manchester import the India declined. Suddenly, Indian mills have vast home market to supply. देखिए क्या बोल रहा है कि आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो फर्स्ट सेंचुरी था, आपका फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, ठीक है। वहाँ पे आपका जो इंडस्ट्रियल जो पैटर्न था, वहाँ पे इंडिया में आपको बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को मिला, ठीक है। आपको पता था कि इंडिया जो है पुराने समय में यानी आपका 17th और 18th सेंचुरी में क्या था, इंडिया आपका इंडस्ट्री जो था, खासकर जो कॉटन इंडस्ट्री था वह बहुत ही ग्रो कर रहा था। लेकिन जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ कहाँ पे, आपका इंग्लैंड में, तो इंडिया की जो इंडस्ट्री थे वह क्या कोलैप्स करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो है फर्स्ट सेंचुरी जो आपका 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड आते आते इंडिया का जो इंडस्ट्री था फिर से बूम करने लगा, ठीक है, बूम करने लगा। उसके अलावा क्या बोला कि जो स्वदेशी मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ, इसके चलते क्या हुआ कि जो आपके जो नेशनलिस्ट लोग थे इन्होंने मोबिलाइज लोगों को करना स्टार्ट कर दिया बाइकआउट करने के लिए फॉरेन क्लॉथ। तो जब फॉरेन क्लॉथ का बाइकआउट होने लगा तो वहाँ पे क्या होने लगा, तो इंडिया में जो आपके लोकल मार्केट है वहाँ पे फॉरेन क्लॉथ जो इंडियन क्लॉथ थे उनका डिमांड बढ़ने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कि आपका जैसे बोल रहा है कि 1906 में हाउएवर एक्सपोर्ट ऑफ यार्न इंडिया चाइना डिक्लाइन, बोला कि भले ही चाइना में जो इंडिया के यार्न को एक्सपोर्ट किया जाता था वह डिक्लाइन कर गया, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज और जापानीज मिल चाइना के मार्केट में आ गए। लेकिन बोल रहा है कि जो आपका इंडिया में जो बस 1906 तक इंडिया जो बस यार्न यानी धागे बनाता था, अब वह क्लोथ का प्रोडक्शन करने लगा। यानी जो इंडिया क्या करता था, इंडिया धागों का प्रोडक्शन करके धागों को एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन अब क्या करने लगा, इंडिया क्लोथ को ही मैन्युफैक्चर करने लगा। इसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट आया, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो मैनचेस्टर था, जो मैनचेस्टर कहाँ है, तो मैनचेस्टर आपका इंग्लैंड में है, जो कि क्लोथ का एक हब माना जाता है, क्लोथ के प्रोडक्शन का, क्लोथ के इंडस्ट्रीज का। तो वहाँ पे जो आपके मिल्स थी वहाँ से जो आपके मिल्स इंडिया में एक्सपोर्ट करती थी क्लोथ को, वह डिक्लाइन करने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपके जो मैनचेस्टर के इंडस्ट्रीज थे वहाँ पे क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे थे। क्यों? तो आपके जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो आपके आर्मी थे उनके लिए वह क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इंडिया में वहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट
वहाँ से कम हो गया। तो इंडिया के जो आपके लोकल आपके क्या थे, लोकल आपके जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर थे, उनके लिए इंडिया का मार्केट एक तरीके से खुल गया, ठीक है। और उसके अलावा एज द वार प्रोलॉन्ग, जैसे जैसे आपका वार बढ़ा, इंडिया फैक्ट्री जो थे वह, तो इंडिया का मार्केट तो उनका आ ही गया, लेकिन साथ साथ अब वार के नीड को फुलफिल करने के लिए इंडिया से भी सामान एक्सपोर्ट होकर वहाँ पे जाने लगे, ठीक है। जैसे जूट का बैग, क्लोथ थे, आर्मी के लिए टेंट थे, लेदर बूट्स थे, हॉर्स के मल्स थे, सैडल्स थे, यह सब क्या होने लगे, वहाँ से जाने लगे। तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वह बूम कर गया, यानी बढ़ गया, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया, मैं एक बार समरी टाइप का इसका बता देता हूँ। क्या हुआ कि आपका जैसे ही आपका 1900 के आसपास का समय आया, इसके पहले इंडिया में जो इंडस्ट्री थी वह डिक्लाइन कर रही थी, ठीक है, डिक्लाइन कर रही थी। लेकिन 1900 आने आने तक और वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट होने के तक इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वह अब बूम करने लगी। क्यों? क्योंकि आपका जो दूसरे इंडस्ट्री थे वह वर्ल्ड वार के सामान में बनाने में व्यस्त थे और इंडिया का मार्केट भी खुल गया इंडिया के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? तो आप पढ़े होंगे, आप किसमें, यह क्लास 8 का है, ठीक है, क्लास 8 का है। लेकिन आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल वाला जो चैप्टर है उसमें भी पढ़ाया गया होगा। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो आपका स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? तो आपका जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, वहाँ पे आपका जो बंगाल रीजन है वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको बताया भी था स्वदेशी मूवमेंट के स्टार्ट होने का कारण क्या था। तो बंगाल का डिवीजन जो था, यानी बंगाल को क्या क्या मतलब जो आपके ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने 2 हिस्सों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दिया था। उसी के अगेंस्ट क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे लोगों ने बायकॉट करना कपड़ों का, ठीक है, या फिर जो भी आपके फॉरेन गुड्स है उनका बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वदेशी मूवमेंट क्या है। तो स्वदेशी मूवमेंट वाज अ मूवमेंट स्टार्टेड इन 1905, वाज अगेंस्ट द क्या डिवीजन ऑफ बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ठीक है। और भी ऐड कर देंगे यहाँ पे, लेकिन एक नंबर का इतना ही लिखेंगे। और भी ऐड कर देंगे कि इट इज़ मेनली रिलेटेड टू, या फिर मेनली पोलराइज इनटू बंगाल रीजन, ठीक है। Why did the cotton piece goods production in India doubled between 1900 to 1912? कॉटन जो आपके कॉटन का जो प्रोडक्शन है क्यों मतलब बढ़ गया? तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1900 में जो कॉटन का था वह बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंडस्ट्री जो इंडिया थी वह क्या, तो वह यार्न जो पहले बनाती थी अब कॉटन का प्रोडक्शन करने लगी। देखिए, क्लोथ का प्रोडक्शन और यार्न बनाने में अंतर होता है। पहले क्या, हम लोग कॉटन जो होता है, कॉटन से हम लोग धागा बनाते हैं, धागे से फिर हम लोग कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो पहले इंडिया जो था वह धागा बस बना के चाइना में भेजता था, ठीक है, धागा वगैरह बना के चाइना में भेजेगा। लेकिन चाइना में क्या, चाइना में जापानीज और चाइनीज मिल्स के आने से वहाँ पे धागे इंडिया से जाने बंद हो गए। तो इंडिया के जो आपके धागे के मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने अब धागे से सिर्फ कपड़ा ही बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मेन कारण क्या था, मेन रीजन इसलिए था कि इंडिया के जो यार्न का जो डिमांड था चाइना में वह डिक्लाइन कर गया। इसलिए इंडिया के जो आपके यार्न बनाने वाले मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने क्लोथ बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 2 इवेंट दैट हेल्प इंडिया टू रीगेन द मार्केट। 2 आपके इवेंट को एक्सप्लेन करना। तो पहला इवेंट क्या था, तो पहला यह आपका क्या, जो चाइनीज यार्न के एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आया, ठीक है। और दूसरा जो था फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे। नाउ जो आपका 36 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे जो 35 नंबर था ना, 35 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उस चैप्टर से, कौन से वाले चैप्टर से, जो आपका हिस्ट्री का जो 3rd चैप्टर है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, ठीक है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, उससे। तो वहाँ पे यह वाला जो सेक्शन है या ना सिलेबस से कट गया। तो हो सकता है कि इस बार 2024 के एग्जाम में ना आए यह क्वेश्चन। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यह केस बेस्ड है तो कहीं से भी आ सकता था, आपको सब प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है, डरिएगा नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटी. In some area of India, local community are struggling to conserve this habitat along with the government official, recognizing that not only will secure their long-term livelihood. जैसे क्या बोला कि आपका जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है इंडिया में, या कोई नया नहीं है। हम लोग इंडिया में बहुत पुराने समय से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लोकल ट्रेडिशनल कम्युनिटी हैं वह भी इंडिया के बहुत सारे जो आपके फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे रहते हुए आ रही हैं अपने लोकल लाइवलीहुड के लिए। जैसे क्या बोला, सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, विलेजर्स है फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाई साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे जो विलेजर्स थे उन्होंने क्या किया, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर जो के बाद जो माइनिंग हो रहा था तो
माइनिंग के खिलाफ उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या किया, वहाँ पे प्रोटेस्ट करना, फॉट करना लोकल विलेजर्स ने स्टार्ट किया। इन मेरी एरिया विलेजर्स देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटाट एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे जो आपके विलेजर्स थे उन्होंने अभी हैबिटाट बचाने के लिए और गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। द इनहेबिटेंट ऑफ द 5 विलेजर्स इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट एज अ बैरोदेव धावक सेंचुरी डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। वहाँ पे क्या किया, जो आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट में आपके 1200 हेक्टेयर का जो ज़मीन था उन लोगों ने क्या कर दिया, उन लोगों ने इसको भैरवदेव धाकव नाम से इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया और वहाँ पे बोला कि यहाँ पे हमारे सेट्स ऑफ रूल रेगुलेशन लागू किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हंटिंग, ठीक है, और उन्होंने यह सब बैन कर दिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी क्या, यहाँ पे जो कम्युनिटी है वह खुद ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है गवर्नमेंट को, ठीक है। हाउ आर द फॉरेस्ट रिलेटेड विद कम्युनिटी, तो आपका बोला कि कम्युनिटी के साथ फॉरेस्ट रिलेटेड कैसे हैं, तो बहुत सारे कम्युनिटी का जो होता है हैबिटाट ही होता है क्या, यहाँ पे लिखेंगे कम्युनिटी आर रिलेटेड टू विथ फॉरेस्ट फॉर देयर हैबिटाट या फिर फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। 32 इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या बोला, एक्सप्लेन द एम ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 1972 में। इसका जो एम था वह क्या था, तो आपके जो अब आपके नेचुरल हैबिटाट हैं, जो आपके एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है या फिर जो आपके इन्वायरमेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उसके एम को हमको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। हाउ आर द कम्युनिटी वर्किंग फॉर द कंजर्विंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, बोल रहा है कम्युनिटी जो है कि वाइल्ड लाइफ के लिए कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ लिखना था। यहीं पे आपका एग्जाम्पल हूबहू दिया हुआ है, जैसे राजस्थान वाला, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कम्युनिटी हैं, वह क्या करती हैं कि वहाँ पे माइनिंग्स के अगेंस्ट वहाँ प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा काम करती हैं, ठीक है। नाउ जो हमारा लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 1 मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। देखिए जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है इसमें टू काइंड्स के क्वेश्चन पूछा जाते हैं। एक आपका जो है 37 का जो ए नंबर है, ठीक है, यह आपका इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यह आपका हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, जो आपके 1 मार्क्स ईच के होंगे। और जो आपका 37 का बी नंबर होगा, इसमें आपके 4 दिए हैं, इसमें से किसी 3 को यहाँ पे मार्क भी करना है और उसका नाम भी लिखना है। देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैसे, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है यह हूबहू बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए जो 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 37 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 प्लेसेज हैं। द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ। यह जो आपके दोनों जो सेक्शन होंगे वह मैप में ऐसे मार्क किए गए रहेंगे, ठीक है, मैप में मार्क किए गए रहेंगे। यह जो है 37 का जो ए नंबर वाला सेक्शन है, उसके दोनों मार्क्स किए गए हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको उस जगह का नाम लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला कि जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका जो 1927 का जो क्या मीटिंग था या फिर जो सेशन था वह कहाँ हेल्ड किया गया था, इसको मैप में मार्क कर ही दिया है। इस जगह का नाम लिखना है हमको। आपको पता है कि 1927 का जो सेशन था वह कहाँ हुआ था, तो आपका कहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे मद्रास, ठीक है, मद्रास में। आज का जो चेन्नई है और मद्रास में, तमिलनाडु में। अगर नहीं भी आएगा आपका आंसर, आपको हो सकता है कि यह याद ना हो कि 1927 में कहाँ हेल्ड किया गया था, तो हम लोग मैप में देखेंगे तो आपको पता है कि यह जो आपका ए नंबर है यह किस स्टेट में है, तो यह आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कौन सा आपका जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे चेन्नई है, जो कि जिसको पहले हम लोग मद्रास के नाम से जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, मद्रास लिखेंगे ऐसे हम लोग, मद्रास बस ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जो आपका बी था, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था, तो कहाँ पे तोड़ा था उसको, तो कौन सा जगह था वह, डांडी, साबरमती से वह डांडी तक आए थे और वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, तो यह जगह का नाम डांडी, ठीक है। नाउ इसका जो आपका सेकंड सेक्शन है यानी 37 का जो बी है, ठीक है, यहाँ पे बस नाम दिए हुए, उसको मार्क यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ पे मार्क करके आपको या तो नंबर लिख दीजिएगा या फिर आपको क्या करेगा, पूरा का पूरा नाम ही लिख देंगे आप लोग, बस नंबर भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। जैसे 37 का जो बी नंबर है उसका जो फर्स्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको पता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो आपका इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वह आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली में है, तो दिल्ली में यहाँ पे मार्क करके ऐसे हम लोग लिख देंगे 37 बी का फर्स्ट, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, नाउ हमारा जो सेकंड नंबर इस मैप का है 37 का बी का जो सेकंड है, क्या पूछ रहा है, कहाँ गया, यहाँ पे जो हमारा है क्या है, ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। तो यह कहाँ है, तो आपको पता है गुजरात में है। कहाँ पे, यहाँ पे जो आपका बी नंबर वाला है ना, इसी के थोड़ा ऊपर है, ठीक है, बी नंबर वाले गुजरात में ही है।
यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मार्क करके क्या लिखेंगे, 37 का बी का सेकेंड नंबर, ठीक है। नाउ हमारा जो थर्ड है, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है यह क्या बोला है कि हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। तो हैदराबाद क्या है, तो आपको पता है कि हैदराबाद जो है वह तेलंगाना में है, ठीक है। तो हैदराबाद को हम लोग तेलंगाना में, तेलंगाना कहाँ है, तो आपका तेलंगाना कौन सा है, तो यह वाला यहाँ पे आपका हैदराबाद सिचुएटेड है, ठीक है ना। इसका जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर क्या बोला है, कंडला सी पोर्ट। कंडला सी पोर्ट आपका कहाँ है, तो कंडला सी पोर्ट भी आपका गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में सिचुएटेड है। ये आपका गुजरात में सिचुएटेड है, कहाँ पे, तो यहाँ पे है कंडला सी पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 37 का बी का फोर्थ।